हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बैच चल रहा है हमारा, किसके लिए? 7th 8th 9th के लिए, जिसमें हम आपको दोबारा सब कुछ पढ़ा रहे हैं। वैसे तो हमने पूरा सिलेबस पहले ही पढ़ा रखा है, आपको पता ही होगा कि हमारे सारे पुराने व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस पहले से ही प्रेजेंट है, जिसमें पूरा सिलेबस हर सब्जेक्ट का, हर स्टैंडर्ड का हमने पढ़ा रखा है। तो ये जो चैनल है ये एक चैनल नहीं है बल्कि एक इमोशन है आप सभी बच्चों के लिए, जिसमें हम आपके लिए लगातार पिछले 4 साल से दिन रात एक करके काम कर रहे हैं और इस चैनल को हम लगभग 2 मिलियन के करीब लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों इसी बात पे एक चीज आपसे बोलना चाहता हूं कि हमारा चैनल 2 मिलियन के काफी नजदीक आ चुका है। पिछले 4 साल के अंदर ही अंदर ये चीज हमने करके दिखाया। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि बस थोड़े ही सब्सक्राइबर्स की जरूरत है। मैं चाहता हूं, यूजुअली मैंने ऐसा कभी आज तक बोला नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये माइलस्टोन हम बहुत जल्दी कंप्लीट करें। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने सभी दोस्तों को, जिनको नहीं पता, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तक ही हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को पहुंचा देना, ताकि वो लोग भी हमारे साथ इस बेहतरीन से जर्नी में जुड़ सके और हमारे साथ इस 2 मिलियन माइलस्टोन को कंप्लीट होते हुए सेलिब्रेट करें। ठीक है, तो जरूर से सबको शेयर करते रहना। और बाकी जो भी आपके लिए सभी टाइप के, सभी सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर वीडियोस है उसको आप जरूर देखते रहो और पढ़ाई करते रहो और अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में स्कोर करते रहो। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, बस इतना ही कहना चाहता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले आज क्या लेकर आया हूं, फिर से बताना चाहता हूं कि 9th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट का हम न्यू बैच के अंदर पहुंच चुके हैं, एक न्यू चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 13। यानी इसके पहले के लगातार 12 के 12 चैप्टर्स हमने कंप्लीट करा दिए। अभी तक नहीं देखा है आपने तो जरूर से वीडियो सेक्शन में जाओ, चेक कर सकते हो। या तो नए नए प्लेलिस्ट बने हुए, उन प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियोस मिल जाएगा, या तो डायरेक्ट यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर 13 किस बारे में है? वो है कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट। यानी इस चैप्टर के अंदर सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ने वाले। तो आप सोचोगे कि ये सर पूरे 118 एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे इस पूरे, अगर पीरियोडिक टेबल की हम बात करते हैं या फिर एलिमेंट सिस्टम की हम बात करते हैं, तो 118 एलिमेंट है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बहुत सारे। अगर आपको मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 30 तक के तो मैंने याद करवाए थे। एच लीबे, बकनॉफ ने, नामा, गल्सी, पेप्सी, कोलर, केसीए, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मैन नीडेड को निकाले कॉलेज जाकर। ये एक फंडामेंटल तरीका, एक ट्रिक बताया था किस तरीके से आप याद रख सकते हो 1 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर और उसके एटॉमिक सिंबल्स। याद है? एच लीबे यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था। तो वो वीडियो जरूर से सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि हाउ टू लर्न एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 to 30 बाय जे आर ट्यूटोरियल्स। हमारे वीडियो मिल जाएंगे। तो बाय जे आर ट्यूटोरियल्स जब भी डालोगे तो आप हमारे वीडियोस को ढूंढ पाओगे, तो देख सकते हो, उसमें आप देख सकते हो। तो बहुत सारे तरीके मैंने बताए, लेकिन द मुद्दा इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने देखा कि 118 एलिमेंट है, उसमें से सिर्फ कार्बन के बारे में क्यों अलग से एक चैप्टर दिया हुआ है? कभी सोचा है क्यों? क्योंकि कार्बन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट। चैप्टर में भी देखा होगा, लिखा हुआ है एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप देखा जाए तो दुनिया में आप हर किसी कोने में चले जाओ, आप इंसान के शरीर में चले जाओ, प्लांट्स में चले जाओ, एनिमल्स में चले जाओ, कोई वस्तु में चले जाओ, हर जगह आपको कार्बन मिलेगा। यानी कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हर जगह प्रेजेंट है। यानी इट इज ओमनी प्रेजेंट, इट इज एबंडेंटली अवेलेबल इन द होल यूनिवर्स, इन द होल एंटायर सोलर सिस्टम आप बोल सकते हो। और शायद हमारे प्लैनेट के अलावा और भी कई ऐसे प्लैनेट्स होंगे जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। तो आइए इसको पढ़ेंगे। तो आज पहला ही लेक्चर होने वाला है जिसमें कुछ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे, और धीरे धीरे ये चैप्टर के अंदर हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 के अंदर इस चैप्टर को धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, हो सकता है लेक्चर ज्यादा लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, वीडियो देखते रहना। और अगर आपको स्लो लगता है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड में देख सकते हो। वैसे तो मैं बहुत फास्ट बोलता हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको स्लो लगता होगा तो आप आराम से स्पीड को बढ़ा के देख सकते हो, जिससे आपका कम समय में वीडियोस जो है वो देख के खत्म हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट डू मीन बाय कार्बन। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्या है वो? एक एलिमेंट है जो कि एबंडेंटली प्रेजेंट इन द नेचर, यानी नेचर में ही, हमारे नेचर में ही प्रेजेंट है। इसको हम बनाते नहीं है कि कार्बन हम खुद बैठ के बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज मैनमेड होती है। हम लकड़ी को काट के बुक बना रहे हैं, यानी पेजेस बना रहे हैं और पेजेस से बुक बना रहे हैं। करेक्ट है, वुड से ही बनता है, तो वो वुड नेचर में प्रेजेंट है, लेकिन जो पेपर है वो नेचर में नहीं, हम उसको बनाते हैं, मैनमेड थिंग है। लेकिन ये जो कार्बन है ये एक ऐसा चीज है जो नेचर में ही प्रेजेंट है, और उस नेचर से कार्बन हम लेते हैं और उससे अलग अलग चीज बनाते हैं। करेक्ट है। अब कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन का जो सिंबल होता है, हमेशा याद रखें, कार्बन का सिंबल होता है सी। सी फॉर कार्बन, कैपिटल लेटर सी से लिखा जाता है। उसका एटॉमिक नंबर याद रखना, एटॉमिक नंबर होता है 6। मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे आप लर्न रख सकते हो। ठीक है, एटॉमिक मास उसका डबल कर दो, 12। ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है वो होता है कार्बन का 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स अगले शेल में। तो कितने बच गए? 12 में से, सॉरी एटॉमिक नंबर 6 है ना उसका, कार्बन का एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चल गए,
बचा कितना 4, तो 2,4 दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 2,4 इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब मैंने वैलेंसी भी बताया था आपको, वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि उसको ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या फिर वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। तो इसके पास लास्ट में 4 है, तो अगर वो अपना 4 किसी को दे देगा तो उसका 4 हट जाएगा तो 2 बचेगा, यानी ड्यूप्लेट कंप्लीट है। और अगर वो किसी से 4 ले लेता है तो यहाँ पे 4 + 4 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा तो मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये सब बेसिक्स है जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ड्यूप्लेट क्या है, ऑक्टेट क्या है, तो आप हमारे 8 स्टैंडर्ड के वीडियोस देखो, एक चैप्टर है एटम वाला, उसके अंदर वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का टॉपिक है, वो जरूर से देखना अगर आपने मिस कर दिया होगा 8 स्टैंडर्ड में अपने। ठीक है, तो 2,4 है, तो इसमें अगर मैं 4 ऐड कर लूं तो भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर 4 को हटा दूं डोनेट कर दूं किसी को तो भी इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। यानी दोनों ही कंडीशन में 4 देना या फिर 4 लेना उसके लिए एक ही बात है, तो वैलेंसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, उसके लिए 4 हो जाएगी। नॉन मेटालिक एलिमेंट है, यानी कि ये कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि मेटल है, मतलब ये एक तरीके से नॉन मेटल की कैटेगरी में आ जाता है। तो कार्बन कोई मेटल नहीं है, एलिमेंट है लेकिन वो मेटल नहीं है, जैसे लोहा, गोल्ड, सिल्वर, आयरन वगैरह ये सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। लेकिन ये कार्बन जो है वो क्या है, नॉन मेटल्स है। समझ में आया, क्लियर है। तो ये था कुछ बेसिक चीज कार्बन का। अभी आगे बढ़ जाते हैं, इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज एंड बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्बन की। तो जैसे मैंने बोला कि कार्बन जो है हर जगह प्रेजेंट है, तो कार्बन जो होता है वो जनरली कंपाउंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कंपाउंड जो भी हमें डायरेक्टली मिल रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली मिल रहे हैं, किससे, प्लांट से या फिर एनिमल से, प्लांट से या फिर एनिमल से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो भी कंपाउंड मिल रहे हैं उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहा जाता है बच्चा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है तो ये किस कंपाउंड की बात कर रही है, कार्बन के ही कंपाउंड की बात करें, क्योंकि मैंने अभी इस चैप्टर के अंदर जो भी पढ़ना है वो सब कार्बन से रिलेटेड होगा। करेक्ट है, आवाज मेरी परफेक्टली आ रही है। कोई भी थोड़ा भी डिस्टर्बेंस अगर लगेगा आप लोग को माइक में या फिर मेरी आवाज में तो जरूर से कमेंट करना, जिससे हमें पता चलता है। ठीक है ना, हम लोग क्रॉस चेक तो वैसे करते हैं लेकिन हमें पता भी चलता है और एक आइडिया मिलता है कि यार दिक्कत है कि नहीं कुछ। ठीक है, तो आप जरूर से कमेंट करके वो भी आप फीडबैक के तौर पे बता सकते हो, कुछ भी रहेगा आप कमेंट कर सकते हो, आपके लिए खुला हुआ है। ओके, अब जैसे मैंने बोला कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड है, तो ऐसे कंपाउंड जो डायरेक्टली प्लांट्स या फिर एनिमल्स के कोई भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली चीज से मिल रहे हैं, उन कंपाउंड्स को मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एग्जांपल क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किन कंपाउंड को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे इथेनॉल। अब ये इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, यानी इथेनॉल को कॉमन नेम में बोला जाता है इथाइल एल्कोहल। अब एल्कोहल की जब भी हम बात करते हैं तो आपके मन में आता होगा दारू, तो वो दारू जो होता है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये एल्कोहल जो मैं बोल रहा हूं ये उसी का एक बेस प्रोडक्ट है, यानी कि एल्कोहल से ही दारू जो मार्केट में अवेलेबल है, लोग जो शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, वो उसी से बनता है, लेकिन उसका बेस प्रोडक्ट क्या है, एल्कोहल। और एल्कोहल का एक प्रोडक्ट है जो कि है इथाइल एल्कोहल। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं यानी केमिकल फॉर्मूला लिखूं, CH3CH2OH, ये क्या है, ये एक एल्कोहल का है जिसका नाम है इथेनॉल या फिर इथाइल एल्कोहल इसको बोलते हैं। तो इसमें अगर देखोगे तो इसमें कार्बन का है, इसमें भी कार्बन है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन से इन शॉर्ट, तो ये कार्बन प्रेजेंट है, मतलब ये क्या हुआ, एक कार्बन कंपाउंड हुआ। तो कार्बन कंपाउंड ये इथेनॉल है, लेकिन ये इथेनॉल बनता कैसे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये इथेनॉल बनता है शुगर केन मोलासिस से। ठीक है, जो गन्ने का छिलका होता है ना, शुगर केन का मोलास, ठीक है, जो गन्ने का छिलका होता है, जैसे आपने देखा होगा कि गन्ने वाला जो होता है, जो जूस बनाता है, जूस बेचता है, जो वो गन्ने का जो छिलका होता है जूस बनाने के बाद उसको फेंकता नहीं है, उसको एक गोनी में जमा करता है। अगर आपने देखा होगा तो कमेंट करना कि क्या आपने भी आसपास कहीं पे गन्ने के जूस वाले को देखा है कि वो गन्ने का जूस निकालने के बाद आपको जूस पिला देगा ग्लास में, लेकिन वो गन्ने का जो छिलका, सूखा हुआ जो छिलका होता है उसको वो एक गोनी में भर के रखता है और उसको वो बेचते हैं। कहाँ बेचते हैं, शुगर की फैक्ट्रीज में। तो आपको बताना चाहता हूँ कि यही शुगर केन मोलासेस से शुगर भी बनता है। अगर मैं बात करूँ शुगर की तो शुगर भी उसी से बनता है, शक्कर, बट वो होता है रिफाइंड शुगर। ठीक है, जो रिफाइंड शुगर होता है उससे बनता है, लेकिन जो शुगर का मोलासेस होता है उसमें और भी ऐसे बैक्टीरियाज और फंगस वगैरह, ईस्ट वगैरह आ जाते हैं, जिसके हेल्प से वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और उसी से अलग अलग चीज बनाया जाता है, मिथेनॉल, इथेनॉल और भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने बोला हाइड्रोकार्बन फ्यूल, तो इथेनॉल जो है मैंने बात किया, वो इथेनॉल से अल्कोहल भी बनता है और वो इथेनॉल एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल होता है। आपको पता होगा पेट्रोल 100% प्योर पेट्रोल नहीं होता है, पेट्रोल के अंदर मिलाया जाता है इथेनॉल, लगभग 5 या 10% मिलाया जाता है। गवर्नमेंट सोच रही है कि इसको और बढ़ाया जाए ताकि पेट्रोल की जो कमी है उसको फुलफिल किया जा सके, लेकिन एक चल रहा है, कोशिश चल रही है, लेकिन एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल होता है। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड जो होते हैं वो जनरल तौर पे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है उनको, तो फ्यूल्स के तौर पे भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जितनी चीजें की मैंने बात की, ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनको कहा जाता है कार्बन कंपाउंड, लेकिन कौन से कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आया। वैसे ही दूसरा कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, यानी ऐसे कंपाउंड, ऐसे कार्बन कंपाउंड जो मिनरल से मिलते हैं।
मिनरल से पाए जा रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो समझ में आया, दो टाइप के कंपाउंड है, एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो प्लांट से या फिर मिनरल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलता है। दूसरे जो कंपाउंड है वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जो डायरेक्टली कहां से मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं किसी मिनरल से। जैसे हो सकता है वो अमोनिया हो, NH3, ठीक है, यहां पे सोडियम क्लोराइड, नमक, आपका नमक वो क्या है, मिनरल है ना, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट जितने भी होते हैं, मेटल्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, ये सब एक मिनरल्स के फॉर्म से ही बनते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आया? ओके, अब ये हो गया एक टॉपिक। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अकरेंस ऑफ कार्बन, यानी ये जो कार्बन है ये आया कहां से। तो बरसों पहले आपको मैंने स्टोरी कई बार सुनाई होगी, शायद इसके पहले अगर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स निकले होंगे तो मैंने सुनाई होगी। तो बरसों पहले हमारा जो पृथ्वी था, आग का गोला था, उसके ऊपर धीरे धीरे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुए, बहुत बारिश हुआ, ठंडा हुआ, नदी बने, समुंदर बने, ओशियंस बने, लाइफ आया, प्लांट्स आए, उसके बाद प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, बड़े बड़े डायनासोर्स हमारे पृथ्वी के ऊपर रहते थे। लेकिन एक टाइम आया कि एक एस्ट्रॉयड का टुकड़ा आके हमारे पृथ्वी के ऊपर गिरा और फिर से पूरा पृथ्वी तहस नहस हो गया, और जितने भी जीव जंतु, प्लांट्स, एनिमल्स, बड़े बड़े जानवर थे वो सब जमीन के अंदर दफन हो गए। और वो जब दफन हो गए तो मेजोरिटी ऑफ केसेस में क्या हो गया कि वो जब दफन होने के बाद फिर से जब लाइफ शुरू हुई लाखों करोड़ों साल के बाद, वो लाइफ जब शुरू हुई तो उस टाइम पे कार्बन जो था, क्योंकि हमारे शरीर में, प्लांट्स के शरीर में, एनिमल्स के शरीर में कार्बन प्रेजेंट होता है, वो कार्बन जमीन के अंदर फैल गया और इस तरीके से कार्बन जो है वो पूरे संसार में फैल गया। और जो भी एटमॉस्फेयर थे, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, प्लांट्स लेता है, बदले में क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन लेता है, एनिमल्स, यानी हम जैसे ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स निकालते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अपना बैलेंस बना के चलता है, किसका, कार्बन का भी और ऑक्सीजन का भी। और जमीन के अंदर भी कई सारे कंपाउंड्स के फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट होते हैं, फ्यूल्स के फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन जो होता है वो हर जगह प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन फ्री एज वेल एज द कंबाइंड स्टेट, यानी कार्बन आपको एज ए फ्री फॉर्म में देखने मिल जाएंगे। फ्री फॉर्म में कौन से कार्बन होते हैं, जैसे डायमंड। अब आप बोलोगे सर डायमंड भी कार्बन है, यस, डायमंड इज ए एलोट्रोप, यानी एक तरीका है, कार्बन से ही बना हुआ अपग्रेडेड वर्जन डायमंड है। तो जब कोई कोयला होता है, आपको पता है कोयला, तो कोयला भी क्या है, एक कार्बन है, कोयला भी एक कार्बन है। लेकिन कोयला जहां पे भी होता है वहां पे उसको एक सूटेबल टेम्परेचर और प्रेशर अगर मिलता रह रहा है तो लगभग हजारों लाखों साल के बाद वो कोयला जो होता है इतना ट्रिमेंडस प्रेशर के कारण अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है डायमंड में। और ये बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं है कि हर जगह कोयला डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं तो अगर ऐसा होता तो हमारे देश में और हर देश में जहां पे कोयले की खदानें होती है, कोयले का जहां पे पहाड़ होता है वो सब डायमंड हो जाते हैं, सब रिच होते हैं, वैसा नहीं होता, बहुत रेयर केस में होता है वो चीज। तो वो डायमंड क्या है, वो भी एक एलोट्रोप है, कार्बन का ही बना हुआ एक प्रोडक्ट है। तो वो क्या है, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है, वो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है। ग्राफाइट फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है। ग्राफाइट यानी एक ऐसा तत्व होता है वो भी कार्बन से बनता है, और इसका एग्जांपल है ग्राफाइट, आप सभी ने देखा हुआ है, जो आपकी पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर जो लीड होती है अंदर की ब्लैक कलर की, जिससे आप लिखते हो। पेंसिल तो क्या होता है, लकड़ी होता है ना, पेंसिल एक लकड़ी होता है और उसके अंदर एक ब्लैक कलर का लीड आपको दिखता है, वो लीड जो है वो इट इज नथिंग बट द ग्राफाइट, ठीक है, समझ में आया। और कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है कार्बन, तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो कार्बोनेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, वो हो सकता है फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो। मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी कि फॉसिल फ्यूल यही सब जानवर और प्लांट्स के कारण जो अंदर फ्यूल्स दफन हो गए, मतलब वो पिघल गए होंगे ना, उनके फैट्स पिघले होंगे, कहीं ना कहीं कार्बन का डिपोजिशन होता होगा, धीरे धीरे करके वो फ्यूल बन गया, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स वगैरह बनता है। ये सब भी क्या है, कार्बन के ही फॉर्म है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी हम खाते हैं वो सब में भी कार्बन प्रेजेंट है, हमारे शरीर में भी कार्बन प्रेजेंट है। तो ये सब जगह कार्बन जो होता है वो कंबाइंड फॉर्म में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। तो कार्बन इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द फ्री स्टेट एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। ये चीज आपको ध्यान में रखना। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये तो समझ लिया हमने कार्बन के बारे में। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो जनरल तौर पे बात करेंगे कि कार्बन की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है एलोट्रोपिक नेचर ऑफ कार्बन। एलोट्रोपिक का मतलब क्या होता है समझाता हूं। एलोट्रोपिक क्या है, नेचर ऑफ कार्बन है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डायमंड इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, तो ये एलोट्रोपी है क्या, तो एलोट्रोपी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है, बट उनका जो फॉर्म होता है वो एक या फिर एक से ज्यादा हो सकता है। यानी जैसे मैंने बोला कि कार्बन हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन कार्बन का ही एक फॉर्म डायमंड भी है, कार्बन का ही एक फॉर्म ग्राफाइट भी है, कार्बन का ही एक फॉर्म फॉसिल फ्यूल भी है, कार्बन का ही एक फॉर्म कोयला, चारकोल, ये सब भी है। मतलब है तो वो कार्बन ही। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट तो एक ही है कार्बन, उसके अलावा और कोई उसमें चीज प्रेजेंट नहीं है। एलिमेंट तो एक ही है कार्बन, लेकिन उसके फॉर्म्स कितने सारे उसके वैरायटी है, दैट इज नथिंग बट द एलोट्रोप। तो एलोट्रोप का मतलब क्या है कि उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगा, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ
सब्सटेंस का जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन उनकी जो बाहर रूप से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो अपीयरेंस है, जो स्ट्रक्चर है, वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। और इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है एलोट्रॉफी या फिर एलोट्रोप्स। करेक्ट है, समझ में आया? ओके। अब जैसे मैंने बोला कि कार्बन का जो प्रॉपर्टीज है एलोट्रोपी का, एलोट्रोप ऑफ कार्बन का, वो क्या है? तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की जब मैं बात करूं तो इसमें दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कौन से दो फॉर्म में बच्चा? याद रखना, उसके दो फॉर्म है। एक है पहला क्रिस्टलाइन फॉर्म, दूसरा है अमार्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म क्रिस्टल्स में प्रेजेंट होता है, अमार्फस फॉर्म पाउडर फॉर्म में या फिर बहुत ब्रिटल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। क्रिस्टलाइन फॉर्म तो आज ही पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना, ये सब चीज आगे हम लोग लेक्चर्स में देखेंगे। वीडियो पे बड़ा करना नहीं चाहता, बट ये चीज हम पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है वो देखते हैं, और उसके अंदर का एक दो एग्जांपल देखेंगे, डायमंड, ग्राफाइट वगैरह देख लेंगे आज के दिन पे, और अगले दिन बाकी कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 2 में। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म और अमॉर्फस फॉर्म। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म का एग्जांपल है डायमंड, जो क्रिस्टल्स में प्रेजेंट होता है। ग्राफाइट भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है। फ्लूरिन करके सब्सटेंस होता है, एलोट्रोप होता है, वो भी प्रेजेंट है। अमार्फस फॉर्म यानी पाउडर फॉर्म में या फिर एक ब्रिटलनेस, थोड़ा सा भी प्रेशर मारो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ऐसे फॉर्म में कोयला, कोल, चारकोल, ये कोल होता है, ठीक है। ये चारकोल भी कोल होता है, दोनों ही कोयला है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा कि जब मैं अगला लेक्चर लाऊंगा, मे बी उसमें जब ये अमॉर्फस फॉर्म पढ़ा रहा हूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये कोयला कोल अलग क्यों है और ये चारकोल वाला कोयला अलग क्यों है। दो टाइप के कोयले होते हैं, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोक क्या होता है, पीने वाला कोक नहीं, ये कोयला वाला कोक है, ये क्या होता है, ये सब चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है ये हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। मैं एसी चालू कर देता हूं, बच्चा गर्मी हो गई है, ठीक है, क्योंकि मैंने स्वेट शर्ट पहना हुआ है, क्योंकि जब हम आते हैं बाइक वगैरह चला के ऑफिस की तरफ कभी कभार तो ठंडी लगती है, और सुबह का टाइम है, आप देख सकते हो अभी लगभग 8:30-9 बज रहे होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ठंडी है, लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं तो हमारे अंदर हीट प्रोड्यूस होता है। अब देख सकते हो पसीना आने लगा। मैंने एसी बंद रखा था स्टार्टिंग में, सोचा हो जाएगा, लेकिन अब एसी चालू कर देता हूँ क्योंकि अब गर्मी हो रही है, ठीक है। चलो अब वापस कंटिन्यू आते हैं टॉपिक पे। जैसा मैंने बोला कि हम क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म पढ़ रहे हैं। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म की जब मैं बात करता हूं तो क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब ये होता है कि इट हैज ए रेगुलर एंड ए डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यानी कि आप सब लोग एक चीज जानते होंगे कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं या फिर मटेरियल होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो सबके सब एटम से बनते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं। लेकिन वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत सारे केसेस में होते हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं, कैसे भी टेढ़े मेढ़े अरेंज हो गए हैं, बस ऐसे होते हैं। और किसी केस में क्या होते हैं कि वो जो एटम्स होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, उनका प्रॉपर शेप होता है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं हमारे क्रिस्टलाइन फॉर्म के शेप में, इस केस में क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस है, जो भी मटेरियल है, उसके अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट है, उनके अंदर जो एटम्स है उसका अरेंजमेंट एकदम रेगुलर तरीके से और एकदम डेफिनाइट अरेंजमेंट तरीके से हो रहा होगा। साथ ही में उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। उनका एक डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। जैसे मान लो कि कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है तो उसका कोई शेप होगा, स्क्वायर फॉर्म में होगा, रेक्टेंगल फॉर्म में होगा, रोम्बस फॉर्म में होगा, जो भी होगा उसका एक प्रॉपर शेप होगा, ठीक है ना। एक शेप में प्रेजेंट होता है, शेप में प्रेजेंट होता है। उसके एजेस शार्प होते हैं, जैसे मैं बोला शार्प एजेस होते हैं। आपने कभी डायमंड देखा है? भले नकली देखा होगा, लेकिन उसके शेप अगर आप देखोगे तो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा कोयले जैसा नहीं होता, उसका एक शेप होता है प्रॉपर, और उस पर धार होता है, मतलब शार्प एजेस होते हैं। अगर आप देखोगे तो प्लेन सर्फेस होता है, प्लेन छुओगे तो एकदम प्लेन लगेगा, तो इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होता है। अब जनरली बात करें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि जो कार्बन के जो एलोट्रोप्स है उसमें जो क्रिस्टलाइन फॉर्म का है उसमें 3 टाइप के एलोट्रोप प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन हैज 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। तो 3 क्रिस्टलाइन कौन कौन से हैं? पहला है डायमंड, दूसरा है ग्राफाइट, तीसरा है फ्लूरिन। तो ये तीनों हमें पढ़ना है, लेकिन आज ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना, तो इसके लिए मैं सिर्फ एक आपको पढ़ाऊंगा जो कि है डायमंड। तो आज डायमंड पढ़ेंगे, फिर उसके आगे वाले लेक्चर्स में हम ग्राफाइट, फ्लूरिन पढ़ेंगे, और इसके आगे का भी अमॉर्फस जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा, अमॉर्फस फॉर्म होगा, माफ करना, वो सब चीज हम डिस्कस करेंगे। तो एक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है डायमंड। अब ये डायमंड क्या होता है? आप सभी ने सुना है डायमंड, हिंदी में बोलते हैं इसको हीरा। मेरा हीरा बेटा है तू तो, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल देते हैं, हमारे इंडियंस की आदत होती है हम कुछ चीज को किसी चीज से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हीरा बेटा है मेरा, सोना बेटा है, हम लोग बोलते हैं ना, इसका मतलब हम किसी अच्छे चीज से इसको कनेक्ट करते हैं। तो डायमंड क्या है? डायमंड आज के डेट में बात करूं, देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीएस्ट मटेरियल प्रेजेंट। अगर आप किसी के पास हीरा है तो आप बहुत ज्यादा अमीर हो, करोड़पति हो, ऐसा बोला जाता है। तो डायमंड एक बहुत ही महंगा चीज है, लेकिन एक्चुअल में डायमंड होता क्या है? जैसे मैंने बताया कि डायमंड में क्या होता है, हर कार्बन एटम,
जैसे मैंने बोला कार्बन से ही बना हुआ है, कार्बन का ही एक प्रकार है, एलोट्रोप है। तो इसमें क्या होता है, डायमंड के अंदर जो कार्बन एटम है, क्योंकि कार्बन से ही बन रहा है, तो इसमें जो कार्बन एटम है ये बॉन्ड किए जाते हैं। आपने पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड में, एटॉमिक बॉन्ड वाले चैप्टर में, चैप्टर 5, और ये भी एक चैप्टर नंबर 13 के आसपास, उसमें भी एक एटॉमिक बॉन्ड के ऊपर था टॉपिक। तो आपने पढ़ा हुआ है बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, आयोनिक बॉन्ड जिसमें आयंस चिपकते हैं, जैसे सोडियम और क्लोराइड नमक बनता है तो वो आयोनिक बॉन्ड है। वैसे कोवेलेंट बताया था मैंने। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बन एटम होते हैं वो अपने 4 साथी के साथ, कार्बन के ही जो साथी है उनके 4 साथी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड जो है अपने 4 पड़ोसियों के साथ, नेबरिंग एटम्स के साथ क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यानी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो मान लो कि मेरे पास ये कार्बन एटम है, तो अपने साथ 1 2 3 और 4, तो अपने साथ वो 4 बनाएगा। फिर ये भी जो होगा वो भी अपने साथ क्या बनाएगा, 4 बनाएगा। मान लो 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया और ये 4, चौथा, ठीक है। फिर ये भी अपने साथ क्या बनाएगा, 1 बनाया, 2 तो है ही ऑलरेडी, ये 3 बना दिया, ये 4 बना दिया, ठीक है। ये भी 1 बना लेगा, मान लो ये 2 तो हो गया ऑलरेडी, ये 3, ये 4, ठीक है। इसकी बात करो तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। वैसे ये इसके साथ, तो हर किसी के साथ वो क्या बना रहा है, अपना 4-4 का बॉन्ड जो है वो तैयार कर रहा है। और इस तरीके से जब वो आपस में चारों कार्बन एटम से, अपने पड़ोसी कार्बन एटम से वो जुड़ता जाता है तो एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। और वो स्ट्रक्चर के वजह से ही जो कार्बन है बच्चा, वो होता है एक टेट्रागोनल 3D स्ट्रक्चर। टेट्रागोनल मतलब अपने से 4 साइड से जुड़ा हुआ है, इसके लिए टेट्रा, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, तो अपने चारों तरफ वो कार्बन से घिरा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द टेट्रागोनल। और क्या है ये, एक 3D शेप है, ये 2D नहीं है, ये 3D है, अपने साथ जुड़ता रहेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं ना कहीं बनाता रहेगा बॉन्डिंग 4-4 कार्बन एटम के साथ। तो वो टेट्रागोनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। और इसी शेप और स्ट्रक्चर के वजह से वो बहुत ज्यादा क्या बनता है, हार्ड बनता है। क्या बनता है बच्चा, हार्ड बनता है। और इसीलिए डायमंड इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोई अगर कड़क चीज है, वन ऑफ द कड़क, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा सबसे ज्यादा, कुछ अगर 5-10 का नाम ले लूं उसमें से एक है डायमंड, सबसे कड़क चीज है दुनिया का, ठीक है। समझ में आया। कहां पाया जाता है, मेनली फाउंड इन गोवलकोंडा, कर्नाटका। हमारे देश में कर्नाटका एक स्टेट है, उसमें गोवलकोंडा करके एक जगह है, वहां पे सबसे ज्यादा डायमंड्स पाया जाता है। और एक तो वर्ल्ड फेमस जगह है पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। एमपी आपको पता है मध्य प्रदेश, उसमें पन्ना करके एक जगह है, वहां पे डायमंड्स बहुत पाया जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गया डायमंड के बारे में। अब इसकी बात करें प्रॉपर्टीज के बारे में, तो प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर कोई प्योर डायमंड होगा तो वो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। यानी कोई भी नेचर से मिला हुआ, कोई डायरेक्टली कोई नेचर से मिला हुआ अगर सबसे कड़क चीज है, सबसे मजबूत ठोस चीज है, तो वो है डायमंड। समझ में आया। उसका डेंसिटी की बात करूं तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। डेंसिटी है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसका मेल्टिंग पॉइंट है 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी 3500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तब जाके वो पिघलेगा डायमंड। सोचो इतना कड़क चीज है यार, 100 डिग्री में तो पानी उबल जाता है, उसमें उंगली डालोगे तो जल जाएगा। तो सोचो 3500 डिग्री सेल्सियस कितना होगा। एसिड और बेस का कोई इफेक्ट नहीं है उसके ऊपर। डायमंड के ऊपर यूजुअली हाथ है, कोई प्लास्टिक है, कोई लोहा है, उसके ऊपर एसिड डालोगे तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर रिएक्शन करेगा। लेकिन डायमंड के ऊपर एसिड डालो, बेस डालो, अल्कली डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायमंड इज बैड कंडक्टर, मतलब डायमंड के अंदर अगर मैं बिजली डालूंगा और छूंगा डायमंड को तो करंट नहीं लगेगा, क्योंकि डायमंड के अंदर से बिजली पास नहीं होती। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया, क्लियर है। ये था डायमंड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होता है। और एक लास्ट चीज बताना चाहता हूं कि डायमंड का यूजेस क्या है। ये सब आप जानते हैं, लेकिन फिर भी एक ऊपर से बात करें डायमंड का यूजेस क्या है। तो यूजेस की बात करें, डायमंड इज यूज इन ऑर्नामेंट्स, ऑब्वियसली आभूषणों में, ज्वेलरीज वगैरह में सबसे ज्यादा डायमंड का इस्तेमाल होता है। खासकर फीमेल्स जो होते हैं वो डायमंड के नेकलेस, डायमंड रिंग, डायमंड ये सब चीजें जो है पहनती है। इसके अलावा डायमंड का इस्तेमाल होता है ग्लास कटिंग में। आपने कभी देखा है कांच के दुकान पे गए हो कि मुझे इतना बड़ा कांच चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं, उससे एक मार्किंग करते हैं, और उनके पास एक छोटा सा ऐसा पेन जैसा एक टूल होता है, और उसके टिप पे ना एक छोटा सा हीरा होता है। हीरा मतलब डायमंड होता है वो, ठीक है। एक छोटा सा होता है, वो इतना ठोस होता है कि वो स्केल रखते हैं और जो भी शेप कट करना है उससे एक जस्ट एक लाइन खींच देते हैं और हल्का सा टैप करते हैं उसके ऊपर, वो कांच जो है वो टूट जाता है। तो ग्लास कटिंग करने के लिए डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर डायमंड का नाइफ यानी डायमंड का चाकू जो है, इसका इस्तेमाल किया जाता है आंखों के सर्जरी के लिए। काफी माइन्यूट होता है, वो छोटा होता है, इसका इस्तेमाल आंखों की सर्जरी करने के लिए होता है। फिर डायमंड का जो धूल होता है, डस्ट पार्टिकल जो डायमंड का निकलता है, उससे अदर डायमंड्स को पॉलिश किया जाता है।
पॉलिश करने में यूज होता है, और ऐसे कई अनगिनत यूजेस है जो आप आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन 4 पॉइंट इज मोर देन इनफ। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये लिख सकते हो आराम से। तो बस इसी के साथ मैं क्या करता हूं दोस्तों, आज का लेक्चर जो है एंड करता हूं। तो हमने बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर की शुरुआत की, इंट्रोडक्शन समझा, कार्बन क्या होता है, कहां से आया, कैसे है, कौन कौन से टाइप के कार्बन होते हैं, एलोट्रोप्स क्या होता है, उसके अंदर के जो प्रॉपर्टीज है वो सब हमने लगभग डिस्कस किया। अब आगे के लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 2 में हम आगे की बहुत सारी और चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग बस बने रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।